जापान ने अभी-अभी चीन को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती करार दिया है। कोई प्रतिद्वंदी नहीं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती। और बीजिंग ने इसका जवाब भी दे दिया है। अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे कि जापान के नए डिफेंस व्हाइट पेपर में क्या लिखा है, यह इतना अहम क्यों है और चीन की प्रतिक्रिया से क्या संकेत मिल रहे हैं। 4 अगस्त को जापान की कैबिनेट ने अपना 2026 का डिफेंस व्हाइट पेपर मंजूर किया। करीब 600 पन्नों का यह दस्तावेज बताता है कि टोक्यो अपने आसपास के खतरों को किस नज़र से देखता है। यह कोई नया लेबल नहीं है। जापान ने 2022 में ही चीन को सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती कहना शुरू किया था, लेकिन इस साल के पेपर में यह बात और तीखी हो गई। चीन की गतिविधियां को अभूतपूर्व और अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया गया है। पेपर मुख्य रूप से इन बातों पर केंद्रित था। चीन तेजी से अपनी सैन्य पहुंच प्रशांत सागर में बढ़ा रहा है। फर्स्ट आइलैंड चीन से भी आगे। यह वह रणनीतिक रेखा है जो जापान के दक्षिण पश्चिम द्वीपों ताइवान और फिलीपींस से होकर गुजरती है। ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां में तेज बढ़ोतरी। जापान का कहना है कि उसने 2025 में ही ताइवान के पास हजारों चीनी विमानों की उड़ान उड़ने और चीनी नौसेना के जहाज़ों की आवाजाही दर्ज की है। तथाकथित ग्रे जोन नाकाबंदी की आशंका, यानी यह डर कि चीन किसी औपचारिक सैन्य कार्रवाई से पहले तटरक्षक और नागरिक जहाज़ों का इस्तेमाल कर ताइवान के आसपास शिपिंग को रोक या सीमित कर सकती है। टोक्यो का जवाब क्या है? उसका कहना है कि चीन के उभार का सामना समग्र राष्ट्रीय शक्ति से करना होगा, यानी ज़्यादा रक्षा खर्च, अमेरिका जैसे सहयोगी के साथ गहरा सहयोग और अपने खुद के सैन्य औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना। इस साल के व्हाइट पेपर को पिछले सालों से अलग बनाने वाली बात यह है, जापान सिर्फ सैन्य विस्तार को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं बता रहा है, बल्कि इसे एक आर्थिक अवसर के तौर पर भी पेश कर रहा है। पेपर में कहा गया है कि एक मजबूत रक्षा उद्योग नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, नौकरियां पैदा कर सकता है और पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। स्टार्टअप्स को फंड देकर हथियार उत्पादन में ज़्यादा व्यावसायिक तकनीक का इस्तेमाल करके, यानी रक्षा खर्च को सिर्फ एक लागत नहीं बल्कि एक निवेश की तरह देखा जा रहा है। यह बात प्रधानमंत्री साने ताकेइची की व्यापक आर्थिक रणनीति से सीधे जुड़ती है। उनकी सरकार पहले ही रक्षा खर्च को जीडीपी के लगभग 2% तक ले जा चुकी है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान का सबसे बड़ा सैन्य विस्तार है। और इसके पीछे 122 ट्रिलियन येन से ज़्यादा का रिकॉर्ड बजट है। आलोचकों का कहना है कि वे अभी तक साफ नहीं कर पाए हैं कि पहले से भारी सरकारी कर्ज पर दबाव डाले बिना आगे विस्तार के लिए फंडिंग कैसे होगी। बीजिंग ज़्यादा देर चुप नहीं रहा। चीन के विदेश मंत्रालय ने लगभग तुरंत इस व्हाइट पेपर पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि इससे जापान के शांतिप्रिय राष्ट्र होने के दावे की पोल खुल गई है। सरकारी मीडिया ने इससे अब भी आगे बढ़कर आरोप लगाया कि टोक्यो चीन की सामान्य सैन्य गतिविधियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं ताकि अपने पुनर्सैन्यीकरण को जायज़ ठहराया जा सके। चीन टिप्पणीकर्ताओं ने इस व्हाइट पेपर को एक और बड़े मुद्दे से भी जोड़ा, ताइवान। जापान की प्रधानमंत्री ने पिछले नवंबर में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर ताइवान पर चीन की कार्रवाई से जापान का अस्तित्व
भी खतरे में पड़ता है तो जापान अभी अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्स तैनात कर सकती है। चीन ने इस बयान को गंभीर बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी। बीजिंग की नज़र में ये वाइट पेपर टोक्यो के उसी रुख को और मजबूत करता है जिसे चीनी सरकारी मीडिया ताइवान की स्वतंत्रता सामर्थ्य को एक खतरनाक संकेत बता रहा है। तो आपको इसी की परवाह क्यों करनी चाहिए? 3 वजह हैं। पहली, दुनिया के सबसे अहम आर्थिक रिश्तों में से एक चीन और जापान, जो दोनों सबसे बड़ा अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, अब खुलकर टकराव की दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरी यह कि एक बड़े क्षेत्रीय पैटर्न का हिस्सा है। जापान इस साल के अंत तक अपने मुख्य सुरक्षा रणनीति दस्तावेज़ों को संशोधित करने वाला है, अपने सहयोगियों के साथ रिश्ते गहरे कर रहा है और यह वाइट पेपर उसी बदलाव की राजनीतिक ज़मीन तैयार कर रहा है। तीसरी, ताइवान अब भी सबसे बड़ा दबाव बिंदु बना हुआ है। जब भी जापान यहाँ संकेत देता है कि ताइवान से जुड़ी किसी घटना में शामिल हो सकता है, इलाके में तनाव बढ़ जाता है और यह वाइट पेपर उस संकेत को और तेज़ करता है। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक सालाना नीति दस्तावेज नहीं है, यह जापान का सार्वजनिक रूप से अपनी पूरी सुरक्षा नीति को इस सोच के इर्द गिर्द फिर से तैयार करना है कि चीन अब उसका सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा है और साथ ही इसे अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद बताकर पेश करना है। यह पैंतरा कितना कारगर साबित होता है और चीन आगे कैसे प्रतिक्रिया देता है, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वैश्विक राजनीति की बड़ी घटनाओं पर ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है इसका इस क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा। धन्यवाद।